तो दोस्तों, ये जो अगला सत्र है ये रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर यानी पुनर्योजित खेती बोल सकते हैं, प्राकृतिक खेती कह सकते हैं, तो उसके ऊपर आधारित है। और किस तरीके के साथ में ये जो आजीविका के सवाल हैं इसे उसके साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। जो समागम 2024 की जो थीम है जलवायु परिवर्तन, उसे हम किस तरीके के साथ में देखते हैं। तो ये तमाम मुद्दे मसले समस्त हितधारकों को जोड़कर, स्टेक होल्डर्स को जोड़कर जो फोकस है इस पैनल डिस्कशन का, वो नीतिगत मुद्दों को लेकर, क्षमता निर्माण को लेकर, मार्केट लिंकेजेस को लेकर, आर्थिक तकनीकी पहलुओं को देख करके है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा जो इस पैनल डिस्कशन के मॉडरेटर हैं, श्री राजीव अहल जी। श्री राजीव अहल जो हैं, आप निदेशक हैं नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और एग्रो इकोलॉजी GIZ इंडिया। आपका स्वागत है राजीव जी, और आपका एक बड़ा लंबा अनुभव 30 वर्ष से ज़्यादा का है। इसी के साथ में हमारे जो इसमें सम्मानित पैनलिस्ट हैं, मैं उन्हें एक एक करके यहाँ पर आमंत्रित करूँगा। सर्वप्रथम बबीता देवी जी। बबीता देवी जी, बबीता देवी जी एक कृषक हैं, फार्मर हैं, बायो इनपुट रिसोर्स BRC एंटरप्रेन्योर हैं, उद्यमी हैं। झारखंड के जैनमोर इलाके से आप आती हैं, और कृपया कर तालियां बजा करके आप उनका स्वागत करें। और आपके नाम पर कई उपलब्धियां हैं। 2017 में आप एक आजीविका कृषि मित्र भी बनी हैं। हमारे अगले पैनलिस्ट श्री सुभाष शर्मा जी, बेहद लंबा अनुभव आपका, 5 दशक, मात्र 5 दशक यानी पिछले 50 वर्षों से जो है आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और अभी जब हम भोजन कर रहे थे तो आप और हम साथ ही बैठे हुए थे, तो मुझे आपसे आपके बारे में जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बेहतरीन सोच है आपकी, न सिर्फ कृषि को लेकर, जीव जंतु तमाम पहलुओं को लेकर आप उन्हें एक जगह लाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। हमारे अगले पैनलिस्ट श्री सौमिक बैनर्जी, आप एक विशेषज्ञ हैं प्राकृतिक खेती में, और आप मध्य प्रदेश से हमारे मध्य आज उपस्थित हैं। आप एक स्वतंत्र विशेषज्ञ हैं एग्रो इकोलॉजी में, और उसी से जुड़े हुए अलग अलग मसलों पर आप काम करते हैं, आदिवासी समुदाय के साथ मिलकर काम करते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ में कविता कुरुगंती जी भी हैं। आप को कन्वीनर हैं अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर आशा किरण स्वराज, और स्टीयरिंग कमेटी की मेंबर हैं नेशनल कोएलिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग। तो आपका, कविता जी, आपका स्वागत है। आपका भी एक बेहद लंबा अनुभव, 3 दशक से ज़्यादा का। इसी के साथ में डॉक्टर गगनेश शर्मा जी, आप निदेशक हैं, डायरेक्टर, अगर आप हमारे बीच में हों। डॉक्टर गगनेश शर्मा जी, आप डायरेक्टर हैं NCONF। तो ये आपका भी एक बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव, और इसी सेक्टर में आपने काम किए हैं। तो मैं 3:30 का इस समय है, और राजीव जी से मेरा आग्रह रहेगा, क्योंकि समय आपको पता ही है कि हम लोग जो है हमने समय सीमा पार की है, तो अगर संभव हो सके तो 4:25 पर, अभी 3:30 हो रहा है, 4:25 पर। और मोहिनी आपको है टाइम में यहाँ से मदद करेंगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सबका आज के इस समारोह में आने के लिए। इस विषय पे अगर हम सोचें तो आप सभी इन सभी मुद्दों को काफ़ी गहराई से समझते हैं और जानते हैं। जब हम खेती और नैसर्गिक खेती, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, एग्रो इकोलॉजी, कई तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें थोड़ा थोड़ा है अंतर्भेद है, देयर इज़ सम डिफरेंस, but they also try to cover a lot of commonalities in terms of principles and approaches. I think one challenge, and we saw it also in the play, is that even though we want to come at it from different directions, so we want to work on agriculture part, and therefore the soils are quite bad. The farm holding size is almost 67% are small, are marginal, and if you take small and marginal, it's 80%.
almost 27% of countries' development blocks are water stressed in some form or the other. So out of about 6,500, you can see, which are declared, the others are almost at the brink. The cost of inputs is not going down. The climate impacts, both in terms of their intensity, frequency, are creating new dimensions which we have never experienced before. So we are not just looking at a shift of monsoons, but I was talking to one of my colleagues here, and there's more rain has happened in October than has happened in the whole of monsoons. Now, this is something we can't imagine. Our traditional systems are not really, totally derived around such massive changes. And of course, the very important part when we talk about agriculture and incomes is that of markets as well. So, and these are fluctuating markets and global processes are going against. So, lots of crises which you're all aware about. Now, if you look at the multidimensionality of all this, and if you look at the farm as a point of entry or action, our own experience over the last 40, 50 years is showing anything done only on the farm cannot work. You have to work at a watershed or landscape level. Agriculture is a small part of a larger reality. So then, how do we look at the whole aspect of soil and soil organics? And a lot of that will come not from the field itself, but will come from the nearby forests and other attributes that are around. How do we ensure full year use and therefore adequate water? So how will the soil character change? How will irrigation happen in a country where irrigation is only available for very small parts of the problem? We know now that one molecule of carbon holds at least 8 to 10 molecules of water. So can we shift from water irrigation to soil moisture? So a lot of these things require us to work at a landscape level. And therefore, are we working on it or not is the question. So I would now like to start हिंदी में करें. अच्छा, तो अगर हम इन सब चीज़ों को जोड़ना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि फिर मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा और वो सवाल आपकी पूरी जितनी आपकी समझ और आपकी अनुभव रहे हैं वो उनका सही रूप में हम उनको नहीं दो पाएंगे, लेकिन मैं एक शुरुआत करूँगा. आप सबसे पहले राउंड में मैं एक एक सवाल पूछूंगा और आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप 5 मिनट के अंदर अपने जवाब को उसके अंदर लिमिट करने की कोशिश करें. यहाँ से हमारी मदद ये होगी कि जब 4 मिनट पूरे हो जाएंगे तो वो अपना कार्ड दिखाएंगे, तो आप अपने आप को खुद अनुशासित करें. तो सबसे पहले मैं उधर जाता हूँ. तो सबसे पहले मैं बबीता दीदी से बात करना चाहूँगा. बबीता दीदी, आपने करीबन 3 साल से काम कर रही हैं, 150 से ज़्यादा लोगों को अपने गांव में जोड़ा है नैसर्गिक खेती के तरीकों से. तो हम आशा तो कर रहे हैं कि ये सब हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, लेकिन आपके अपने अनुभव में जो आपने गांव में काम किया और देख रहे हैं, क्या आपको ये लगा कि आपके परिवार की जो सारी खाने और आमदनी की जो ज़रूरतें हैं वो पहले से बेहतर, बराबर या कम रूप में इतने समय में हो पा रही हैं? क्या वो पूर्ति कर पा रहा है इस तरीके से खेती करना आपके लिए या ना? जी, हेलो, आप सभी को मेरा झारखंडी जोहार. मेरा नाम है बबीता देवी और मैं अपने गांव में पुनर्जीवित खेती जो कर रही हूँ 3 साल से. मेरा अनुभव यही रहा है कि हम पहला साल तो जैसे किसानों के साथ खेती किए थे तो उन्हें पहले भरोसा और विश्वास नहीं था, और पहला साल के बाद दूसरा साल सब हम खुद भी खेती किए और किसानों के साथ भी खेती करवाएं. तो खेती में जो भी उपज हुआ हम तो कम बोल नहीं सकते क्योंकि हम भी किए थे उसका, तो लगभग कम से थोड़ा सा लेकिन बराबर लगभग आ ही रहा था. और जैसे कि किसानों का जो उपज होता है कि रासायनिक में जो करते हैं वो जो है फसल उसको हम लोग ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते थे, लेकिन जो हमारा है कि आरे का जो खेती है पुनर्जीविका, उसको हम साल भर रख के आराम से खा सकते हैं. इस तरह का मेरा है अनुभव. और किसानों का जो है कि पहले जो था उनको कि बीज भी उनको खरीदना पड़ेगा, इसके अभी जो समस्या था आरे में हम लोग देख रहे हैं कि वो बीज हम घर से भी घर में रख के और वो उसका उपचार करके भी हम कर सकते हैं, वो भी समय से उनका कम हुआ. और जो था कि ज़मीन का बात कि
ज़मीन में उनका पहले कड़ा था, जिसके कारण उनको ट्रैक्टर का भी ज़रूरत पड़ता था। लेकिन अभी वो मिट्टी इतना ढीला हो गया है कि वो हल से भी और खुद से भी कर पा रहे हैं। तो उत्पादन में लगभग किसानों को जो हम 3 साल के अंतर में देखे हैं कि कोई कमी ऐसा नहीं आया है। वो साल भर उसको रख के खा सकते हैं और उत्पादन में भी कोई कमी नहीं हुआ। और किसान भी खुश हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम अपना ज़मीन को क्यों बर्बाद करें, अपना फसल को क्यों बर्बाद करें। यदि हम ऐसा फसल करेंगे तो मेरा शरीर भी बर्बाद होगा और मेरा जो जलवायु है वो भी खराब होगा। इसलिए उन लोग अच्छा तरीक़ा से अभी कर रहे हैं और उत्पादन में कोई कमी नहीं है, लगभग की बराबर ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके पास फिर वापस भी आऊँगा। मैं अभी सुभाष जी से पूछना चाहूँगा कि आपने करीबन 25 से 30 साल पहले नैसर्गिक खेती की और आपने काम शुरू किया, जब इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, और आपने और ज़मीन भी लेके 12 से 13 एकड़ तक आए, शायद मुझे लगता है आपकी अपनी खेती कर रहे हैं और बाकी किसानों के साथ भी ये सब जानकारी शेयर कर रहे हैं। तो आपके इतने सालों में देखते देखते जो हम बात कर रहे थे कि बदलते मौसमी जो हालात हैं उसका खेती पर जो प्रभाव है, वो उसको नैसर्गिक खेती किस रूप से आप देखते हैं कि संभाल पाती है या ना नहीं संभाल पाती? किस को वो क्या एक अच्छा जवाब है इस तरह के बदलते मौसम का कि नहीं? जी, इसका बिल्कुल सॉल्यूशन है अपने पास। 30 सालों के प्रयास में मैं विभिन्न प्रयोग करते रहा खेती में। प्रयोग करते करते फिर इस नतीजे पे पहुंचा कि हमारे जो चैलेंज है उसको सॉल्व करने की दिशा में हमको खेती में वैसे डिज़ाइन बनानी पड़ेगी। तो मुझे 4 प्रॉब्लम समझ में आए। क्लाइमेट चेंज, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने होने जा रहा है। दूसरा प्रॉब्लम था सॉइल फर्टिलिटी का, कि सॉइल फर्टिलिटी को कैसे, तो उसके अनुरूप उस विज्ञान को खड़ा किया। तीसरा चैलेंज था पानी का, ग्राउंड वाटर का पानी बहुत नीचे नीचे चले जा रहा था, तो उसको रोकने की दिशा में हम प्रयास करेंगे तो ही नेचुरल फार्मिंग में। और चौथा था पर्यावरण के बिना हम नहीं जी पाएंगे। तो फिर धीरे धीरे फिर काफ़ी उसकी स्टडी की। फिर लाखों साल पहले कैसा था नेचर और उसमें कैसा सब कॉम्बिनेशन था, उसको पूरे साइंस के रूप में मोड़ दिया कि भाई मुझे जो नेचर में 2%, 3% यानी 2% में पशु थे, 3% में पानी वाटर कंजर्वेशन का काम नेचर करता था और 30% पेड़ होते थे या 33 होते थे। वही डिज़ाइन मैंने फिर फॉलो करने की सोची कि जो नेचर की थी वो डिज़ाइन को फॉलो करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। फिर उस दिशा में धीरे धीरे मैंने उसके विषय में प्रयास करते करते फिर मैंने ये समझा कि खेती यानी ऐसी व्यवस्था है, जो व्यवस्था में मिट्टी बनती है उसका नाम एग्रीकल्चर है, जिस व्यवस्था में पानी बनता है उसका नाम एग्रीकल्चर है, जिस व्यवस्था में पर्यावरण बनता हो उसका नाम एग्रीकल्चर है। फिर ये समझ में आया एग्रीकल्चर यानी अच्छे कल्चर का ही मायने है एग्रीकल्चर। तो उसमें हमें अपनी ज़रूरतें भोजन, पानी, हवा, इसका निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों का भी निर्माण होंगे तो अपने अस्तित्व को हम बचा पाएंगे। तो उसके अनुरूप फिर एक अपनी फार्म डिज़ाइन बनाई खेत में कि 2% में पशुपालन होना चाहिए, जो नेचर में व्यवस्था थी कि सहयोग। 3% में वाटर कंजर्वेशन का काम किया और 30% में पेड़ लगाए कि मेरी डिज़ाइन नेचर के अनुकूल हो पूरे फार्म की। तो 30% में पेड़ लगाए तो और 65% में सारे टोटल क्रॉप लिए, तो 95% में क्रॉप लिए। 3% में जो पानी को रोका वो पानी ने मेरी वाटर टेबल बढ़ा के मेरी इरिगेटेड क्षमता बढ़ा दी। इस तरह से हम लोगों ने उसके फार्म की डिज़ाइन को अपना कर फिर बाद में ये समझ में आया कि नहीं, अब हम लोगों को ऐसी एक सामाजिक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। तो सामाजिक व्यवस्था सिर्फ इंसानों की नहीं होती, तो सामाजिक व्यवस्था पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, जीव जंतु, पशु, ये इनकी मिलकर एक सामाजिक व्यवस्था होती है। अगर इनको हमने वो लेवल तक लेके आ गए तो प्रोडक्शन हमारा कभी कम नहीं होगा। प्रोडक्शन कंटिन्यू हमारा यानी अपने सम्मानजनक प्रोडक्शन की ओर हम जा सकते हैं कि जिसके द्वारा हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, अपने पॉपुलेशन की ज़रूरतों को पूरा, लेकिन हम सम्मान से जी पाते हैं उस व्यवस्था में। इसको जब इस ढंग की खेती करके जब हमने इसका प्रोडक्शन का निर्माण चालू किया तब बहुत सी बातें क्लियर हुई कि मेरे खेत का मैंने तापमान को रोक दिया है, उससे मेरे खेत में की जीव जंतु जीवाणुओं की पॉपुलेशन बढ़ी और वो एक में के इसमें सब मदद कर रहे हैं। तो इसमें मुझे ऐसे 3 प्रिंसिपल समझ में आया एग्रीकल्चर में कि
एग्रीकल्चर में मेनली 3 प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल सफल एग्रीकल्चर के लिए परस्पर पूरकता, दूसरा है संतुलन और तीसरा है स्वावलंबन। ये 3 प्रिंसिपल के सहारे हम एग्रीकल्चर को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। परस्पर पूरकता यानी सब एक में एक की मदद करते हैं, ऐसी एग्रीकल्चर की व्यवस्था हो। संतुलन यानी हर कितने प्रकार के कीट होने चाहिए, उनका संतुलन कैसे बनेगा, कितने पेड़ होने चाहिए, पेड़ों से कैसे संतुलन बनेगा, उससे कैसे बर्ड अट्रैक्शन होगा, उनकी ड्रॉपिंग कैसे गिरेगी, फिर पेड़ों की वजह से अपने यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप होंगे और वो कैसे बढ़ेंगे, उसका क्या इफेक्ट होगा सॉइल के ऊपर, वो तापमान कम एक कंट्रोल में रहने की वजह से अपने खेत का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। इस ढंग से हम लोगों ने सब करके एक पैदावार को इस ऊंचाई पे ले गए। लेकिन वो पैदावार निकालने के बाद फिर मार्केटिंग का था, तो उसके 4 प्रिंसिपल बनाए मार्केटिंग के कि क्वालिटी, क्वांटिटी और वैरायटी और कनेक्शन। ये 4 के सहारे हमने वो पूरा मार्केटिंग किया। तो आज हम इतनी बेहतर ढंग से खेती कर रहे हैं। तो उसके वजह से मेरे साथ काम करने वाले जितने भी आदिवासी लोग थे उनको बेहद सम्मानित किया, यानी उनको जीने का आधार दिया। उनको जो बहनें थी वो बहनों को आदमियों से ज़्यादा वेतन दिया, क्योंकि वो सुबह 4 बजे से मेरे खेत में काम करती है, रात को 9 बजे तक काम करती है अपने घर के काम से। तो औरतों से ज़्यादा यानी आदमियों से ज़्यादा औरतों को काम दिया। इस ढंग से हमने एक पूरी व्यवस्था करके अपने खेती को हज़ारों साल के लिए, मैं मानता हूँ वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के सब नेचुरल रिसोर्सेस है, उनका इस्तेमाल किया। इस तरह से हम लोगों ने पूरे खेती की व्यवस्था का निर्माण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि ये एक मुश्किल हमारे लिए पॉलिसी मेकर्स और वैज्ञानिकों और इस प्रकार की खेती के बीच में है कि हम जो वैज्ञानिक लोग और जो पॉलिसी के लेवल पे इसको सिर्फ प्रोडक्शन के रूप में या कितना इनपुट डाला वही माप के जब हम देखना शुरू करते हैं इस तरह के बड़े जटिल प्रक्रिया को, तो हम उसके साथ कोई एक सही काम नहीं करते और हम पहचान नहीं पाते कि ये खेती वास्तव में कैसे इतनी शक्तिशाली है। तो आपके जो ये इस तरह से अनुभव निकल के आ रहे हैं, इसको हम बाद में भी यूज़ करना चाहें कि कैसे इस प्रकार की खेती को परखा जाए, समझा जाए और दिखाया जाए। तो मैं आपके पास फिर इस पे वापस आऊँगा। मैं थोड़ा 20 सेकंड बोलूँगा। ये व्यवस्था में हमने 3 प्रोडक्शन को इम्पोर्टेंट माना है कि उसको पॉलिसी लेवल पे प्रोडक्शन में लिया जाए, कि मिट्टी का मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, उसको नेचुरल तरीके से NPK माइक्रोन्यूट्रिएंट तैयार करता हूँ, तो उसको हमने एक प्रोडक्शन के रूप में कैसा स्वीकार करके वो कैसा हम किसानों को हेल्प कर सकते हैं। दूसरा पानी, मैं 1 TMC पानी बनाने के लिए कितना करोड़ खर्चा करता हूँ, मैं 1 TMC पानी कितने में मेरे सिंपल सिस्टम से करता हूँ, तो उसका कंपैरिजन करके उसको प्रोडक्शन में लेके उसको सपोर्ट करेंगे तो किसान तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तीसरा इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस के उसका क्या वैल्यू है ये हमें तय करके उसको प्रोडक्शन में लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। शौक भाई, आप बहुत अरसे से ट्राइबल एरियाज़ में काम करते रहे हैं, आपका फॉरेस्ट्री का बैकग्राउंड है, लेकिन टेक्नोलॉजी पे खासकर आप बायोटेक्नोलॉजी पे काफ़ी काम करते हैं। मेरा एक अनुभव है, मैं हिमाचल से हूँ, वहाँ पे बहुत सारे साथी मिलेट्स पे काम करना चाहते थे और उसका जो उत्पादन है उसको बढ़ाना चाहते थे, और लाख कोशिशों के बावजूद उनको बीज ही नहीं मिल पाया और स्थानीय बीज तो मिल ही नहीं पाया। तो उनकी जो सारी एक कोशिश थी वो एक लेवल पे इसलिए ढीली पड़ गई या रुक गई क्योंकि उस मात्रा, उस क्वालिटी और उस तरह के बीज उनको नहीं मिल पाए। तो आपका जो अपना एक अनुभव है कि अगर हमने इस प्रकार से इस प्रकार की खेती को बढ़ाना है और एक तरफ हमारा पूरा कमर्शियल और साइंटिफिक तरीका है सीड सर्टिफिकेशन का, तो इन दोनों द्वंद्वों के बीच में किस रूप से बीच पे का होना चाहिए कि वो इस प्रकार की खेती को और इस प्रकार की किसानियत को मदद करे? तो एक्चुअली नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग लेके बहुत सारे काम हो रहा है भारत में, लेकिन बीजों को अभी तक एक्सेप्ट फुल तरीके से नहीं किया गया। हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं या नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, पर इंडिजिनस बीज या देसी बीज जो हमारे पुराने बहुत ट्रेडिशनल टाइम्स के बीज है उसको अभी तक वो एक्सेप्टेंस नहीं मिला है
जो कि ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सीड्स का मामला जब तक इंटीग्रेटेड नहीं होगा नेचुरल फार्मिंग के साथ, तब तक नेचुरल फार्मिंग अधूरा है, क्योंकि आप हाइब्रिड सीड के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग मतलब कर नहीं सकते मेरे हिसाब से। कुछ लोग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये सक्सेसफुल है, पर मेरे हिसाब से ये एक हाफ अप्रोच है, क्योंकि हम लोग को समझना पड़ेगा कि इंडिजिनस सीड सिर्फ सीड नहीं है, उसके साथ एक सीड बायोम है। तो वो सीड बायोम का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है सॉइल में भी और सीड के क्वालिटी के ऊपर भी। तो इंडिजिनस सीड्स को इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो सारा बात हो रहा है क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट मिटिगेशन में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। इनका स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटीज़ काफ़ी हाई है। और जिस तरह के टेरेन में ये आदिवासी या जिस तरह की हिमाचल प्रदेश या ऐसे जगहों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो टेरेन है वहाँ पे ये जो मॉडर्न सीड्स है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। मॉडर्न सीड्स के लिए बहुत अच्छा फर्टाइल सॉयल और प्लेन लैंड और इस तरह के कंडीशंस, आइडियल कंडीशंस पे उनको डेवलप किया गया। लेकिन हमारे जो ट्रेडिशनल सीड्स है माउंटेनस, रिवराइन और मेरीन कंडीशंस, एस्चुरियस कंडीशंस में ये इवॉल्व हुए हैं, जिसके लिए इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है फ्लड टॉलरेंस, सबमर्जेंस टॉलरेंस, ड्राउट टॉलरेंस, शेड टॉलरेंस और अलग अलग टाइप के टॉलरेंसेस है डिपेंडिंग ऑन द नेचुरल कंडीशंस, ये हमारे इन मॉडर्न सीड्स में नहीं है। इसके साथ हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज अभी ICR के स्टडीज़ ही बता रहे कि 35% आयरन और जिंक कम हो गई है जो मॉडर्न सीड्स में। तो ये सारे जो प्रेजेंट चैलेंजेस है न्यूट्रिशनल वेलबींग का है, क्लाइमेट स्ट्रेस है, तो इसमें हमारा सॉइल को रिजुविनेट करने की बातें हैं। तो ये सारा चीज़ें इंडिजिनस सीड्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम लोग उस पर अभी कुछ काम उतना नहीं कर रहे। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे उड़ीसा में अभी 4 लैंड रेसेस को रिलीज़ किए गए, वेस्ट बंगाल में 7-8 धान के वैरायटीज़ गवर्नमेंट फार्म्स में ग्रो करके, फार्मर्स के साथ ग्रो करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हिस्टोरिकली भी कई सारे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी 1973 में भी कई इंडिजिनस वैरायटीज़ को नोटिफाई किया गया था। और मैं सिर्फ इंडिजिनस वैरायटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ मॉडर्न वैरायटीज़ भी है जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आए थे, जैसे हमारा मसूरी धान है या पंकज है, इस तरह के जो कुछ पैडी के वैरायटीज़ है जो कि वेल अडेप्टेड है फार्मर्स में, उनको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी हाइब्रिड्स है ये बेसिकली इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये पेस्ट अटैक्स ज़्यादा है, इनको इनपुट्स ज़्यादा चाहिए और ये क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं है, न्यूट्रिशनली ये काफ़ी वीक है, जिसके वजह से इनको लेके अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहेंगे तो ये एक इनकम्प्लीट प्रोसेस है। मैं आपके पास फिर वापस इस बात पे आऊँगा कि फिर ये सब करने के लिए क्या करना होगा, कहाँ रुके हैं, कहाँ फंसे हैं, कैसे इसको आगे लेके जाएं। कविता जी, यू आर वेल नोन टू एवरीबॉडी, आप बहुत मुख्य रूप से इन सब संगठनों के में काम कर रही हैं, NCNF में भी बहुत एक्टिव हैं। जिस तरह की डाइवर्सिटी इंडिया में है कि अदर देन टुंड्रा टाइप ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन, every agroclimatic zone of the world is represented here. इस तरह की भीषण डाइवर्सिटी के अंदर अलग अलग तरह के प्रयास तो हो रहे हैं, let a million flowers bloom as they say, बट ये सब करने के बावजूद अभी भी मुख्य रूप से जो आंकड़े कहते हैं, और बड़े एक संकीर्ण रूप से देखे वो आंकड़े हैं, 4 से 5% ही इस तरह की खेती इलाकों में हो रही है। अगर इस प्रकार की खेती की जो काम चल रहे हैं इनको लार्ज स्केल पे ले जाना है, तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि, और हम सब समझना चाहेंगे आपके अनुभव से, who needs to do what, how can we do this and scale this up? Thanks. ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि जिस खेती के बारे में हम सब बात कर रहे हैं उसको बड़े पैमाने पे कैसे लेके जाए। ये जो मूवमेंट शुरू हुआ है मिड 80s से शुरू हुआ है सिविल सोसाइटी में, जिसको हम स्केलिंग आउट बोलते हैं, और सरकारें उतरी है इसमें पहली बार, एक्नॉलेजमेंट भी कि ग्रीन रेवोल्यूशन वाला पैराडाइम में
नकारात्मक असर हो सकते हैं, हो रहे हैं, और हमें रास्ता बदलना पड़ेगा वाली बात, इट स्टार्टेड कमिंग ओनली टूवर्ड्स द अर्ली 2000s। और उसके बाद हम देखते हैं सिक्किम, कर्नाटका जैसे थोड़े राज्यों ने शुरू किया था स्केलिंग अप, जो हम बोलते हैं। बट जिस ढांचे के लिए, जिस पैराडाइम के लिए आपको सबसे अहम ज़रूरत एक किस्म का ज्ञान की है, दिस इज़ ए नॉलेज ड्रिवन प्रोसेस। ये आप ऐसा नहीं है कि गांव में जाके कुछ बीज बांट के आ जाएंगे, कुछ मिनी किट्स नाम से कुछ बांट के आ जाएंगे और सजीव खेती खड़ा हो जाएगा। बहुत कुछ ज्ञान से ही इसका विस्तार होने वाला है। एंड दैट नॉलेज मैनेजमेंट विच इज़ ए गुड कॉम्बिनेशन ऑफ जो किसान जो प्रकृति के साथ अपना नाता जिंदा जिन्होंने रखा है, खास करके आदिवासी क्षेत्र में। आई थिंक व्हेन वी आर डिस्कसिंग क्लाइमेट चेंज वी हैव टू एक्नॉलेज कि हम सबको बचाने वाले वही समुदाय है, वो है आदिवासी समुदाय। उनका ईथॉस, उनका वेज ऑफ लिविंग, उनका वेज ऑफ डूइंग वॉट एवर मिनिमल इकोनॉमिक एक्टिविटी डू दे डू। तो कह रहे थे कि ये जो नॉलेज उनका है और जो मॉडर्न साइंस का लेटेस्ट कटिंग एज नॉलेज जो माइक्रोबायोलॉजी से आता है, आप ब्रॉडली इसको बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं, या इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज से जो उभर के आ रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ये आगे बढ़ने वाला है। और ये आगे बढ़ाने के लिए सबसे अहम बात है कि हमको बबीता जी जैसे, सुभाष शर्मा जी जैसे और सौमिक जैसे, सौमिक अभी खेती कर रहे हैं ट्रेडिशनल, वो ऐसे बहुत सारे इंडिया के बैक टू लैंडर से जो जाके बाकी किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। हमको ऐसे पहले कदम में ही हज़ारों लाखों ऐसे किसानों को खड़ा करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो एक बात है, बिकॉज़ ये जो लर्निंग की प्रक्रिया चलने वाली है, बाहर के लोग प्रिस्क्रिप्टिव ढंग से अगर कहेंगे, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन पैराडाइम में हुआ था, आपसे अच्छा हम ही जानते हैं, हम बताएंगे आपको खेती कैसे करना है, ये आगे नहीं बढ़ने वाला है। ये हॉरिजॉन्टल लर्निंग स्पेसेस से ही होने वाला है, फार्मर टू फार्मर एक्सटेंशन से ही होने वाला है। तो पहला कदम होगा ऐसे बहुत सारे लाखों किसानों को खड़ा करना। दूसरा कदम ये भी होगा कि हमको एक्सटेंशन क्या है वाली बात को फिर से एक नया ढांचे में डालना पड़ेगा, जिस माध्यम से ये और स्प्रेड कर सके। और अगर वो ज़मीनी स्तर पे ऐसी बात है, हमको मार्केट्स कैसे होंगे उसको भी रीइमेजिन करना पड़ेगा। और एग्रो इकोलॉजी, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग में हम सिर्फ एक खेत को विजुलाइज करेंगे। आपने अभी कहा लैंडस्केप अप्रोच की बात आप कह रहे थे, मैं तो लैंडस्केप को फिजिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज से भी ज़्यादा लेके जाऊंगी। उस लैंडस्केप में समुदाय को भी कैसे रीइमेजिन करना है, जो सबसे वंचित और अदृश्य किसान है, महिला किसान, आदिवासी किसान, उनकी अगुवाई में हम कैसे करें, मार्केट्स को कैसे रीइमेजिन करें, उस पे भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी फ्रॉम ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड खड़ा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर सरकार से आप कह रहे हैं कि हम जानते हैं अब हमें गैर जहर वाला, गैर कर्ज वाला, गैर आत्महत्या वाला खेती चाहिए, तो आपने उस खेती को बढ़ावा देने के लिए पुराने किस्म का खेती और इस खेती को इक्वल लेवल पे लाया है कि नहीं, किसको कितना सब्सिडी दे रहे हैं। और अगर आप 3 साल का स्कीम्स बनाएंगे, आज के दिन भी इंडिया में 3 ईयर नेचुरल फार्मिंग स्कीम्स बन रहे हैं। 3 साल में अगर आपका मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मगर वी हैव सीड्स ऑफ द रॉन्ग काइंड। कृषि में बीज एक सिंगुलर इनपुट नहीं होता है, बीज के साथ एक लॉट्स ऑफ अलग प्रैक्टिसेस आते हैं।
बीज का इतना एग्रेसिव प्रमोशन चल रहा है, मार्केटिंग इन टीवी एड्स एंड सो ऑन, बाय इवन फिल्म एक्टर्स, बाय बाबाजीज एंड गुरुजीज। समाज में भी एक पुश, बाजार से भी एक तरह का, सरकार से भी एक तरह का, और समाज में चर्चा ही नहीं है। किसान सिर्फ अपना अपना खेती कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिवली कर रहे हैं, मिलके नहीं कर रहे हैं। ना बाजार, ना समाज, ना सरकार आज के दिन लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा है। तो हमें ये लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, और उसमें बारीकी से बात करेंगे तो बहुत सारे और बातें हैं। थैंक यू। गगनेश जी, आप एक नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग में काम कर रहे हैं और काफ़ी सालों से, और ख़ासकर ये जब 2019 के बाद एक जो कविता जी ने भी कहा, एक उसका प्रखर रूप जो जब नीति आयोग ने इसको एग्रीकोलॉजी के रूप में पुश किया और उसके बाद नेशनल लेवल पे पुश होना शुरू हुआ, तो आप दोनों पक्ष देखते हैं, एक सरकार की समझ और जो इच्छा और एम्बिशन है, और एक तरफ जो लोकल लेवल पे अलग अलग लोग कर रहे हैं। आप जाके वेरीफाई भी करते हैं कि फार्मिंग किस तरह की, क्या जो लोग क्लेम कर रहे हैं वो सही कि नहीं। तो आप एक बीच में बैठ के बहुत एक बैलेंस पर्सपेक्टिव आपके पास, मुझे लगता है आपके पास है। आपके दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है कि क्या अच्छा हम कर पा रहे हैं, और कौन से ऐसे इलाके हैं जिन पे अभी भी काम करना और शीघ्रता से काम करना ज़रूरी है? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो मैं समागम जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और साथ में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इस जो डिस्कशन है हेल्थ सर इसको लीड कर रहे हैं, जो एग्रो इकोलॉजिकल बेस्ड फार्मिंग, रीजनरेटिव नेचुरल फार्मिंग के ऊपर। सर ने मेरे को जो प्रश्न इस वक्त उन्होंने पूछा है वो बहुत ही अहम है कि एक बैलेंस जो है हमारा सेंटर, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, इसमें किस तरह से बैलेंस बना सकता है। जो सारे पैनलिस्ट ने अभी बताया, खासकर जो फार्मर्स हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, सुभाष शर्मा जी और बबीता जी ने अपनी स्टोरी इतनी अच्छी बताई, बनर्जी जी ने अपना जो सीड के ऊपर कि हमें सीड को कैसे कंजर्व करना है। सीड बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में चैलेंज है। मैंने फॉरेन कंट्रीज़ में भी काफ़ी लोगों से डिस्कशन की तो ये पता चला कि मैंने सोचा वहाँ पर भी ऑर्गेनिक सीड, नेचुरल सीड या ट्रेडिशनल सीड कुछ ऐसा करते होंगे, वहाँ भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वहाँ पर भी अभी तक ये सीड की जो बात है वो हाइब्रिड और दूसरे जो सीड्स हैं उसी को ही जब हम केमिकली ट्रीट नहीं करते हैं, उसी को ही हम नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग में, एग्रो इकोलॉजिकल बेस्ड फार्मिंग में यूज़ कर रहे हैं। तो बैलेंस की अगर बात करें सर, तो सबसे पहला जो मैं पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने मेरे सामने रखा कि हम फार्मर्स को जाके डेफिनेटली यस सर, हम फार्मर्स को जाके चेक करते हैं। चेकिंग तो नहीं होनी चाहिए फार्मर्स की, बट हम जाके उनकी प्रैक्टिसेस उनसे, उनके यहाँ से सीखना चाहते हैं। बबीता जी जैसे फार्मर से, प्रोग्रेसिव फार्मर से, या सुभाष शर्मा जी जैसे प्रोग्रेसिव फार्मर से, अनगिनत फार्मर्स हैं हमारी कंट्री में जो अपने आप में वैज्ञानिक हैं, हमारे से बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमने पढ़ाई की है, परंतु रियल प्रैक्टिकल जो फार्मिंग है वो फार्मर्स, रीजनरेटिव फार्मिंग जो है, नेचुरल फार्मिंग, ट्रेडिशनल फार्मिंग, जो भी इसको वर्ड कीजिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्मर्स ट्रेडिशनली बहुत साउंड हैं। चाहे आप हिमाचल में देख लीजिए ट्रेडिशनल लोगों को, फार्मर्स को, विदाउट केमिकल्स दे आर सक्सेसफुली डूइंग फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग कहिए उसको, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहिए, कुछ भी कह लीजिए उसको। मैं आऊँगा आगे नेचुरल वर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग भी थोड़ा सा एक लाइन बताऊँगा, अगर सर मुझे बताएंगे, कुछ मेरे से अगर पूछेंगे। परंतु सबसे बड़ी चीज़ है कि नेचुरल फार्मिंग में हमें अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। जो मैंने फार्मर्स के साथ में स्टडी किया, जब उनके फील्ड में मैं गया, चाहे आंध्रा में गया, उड़ीसा में गया, साउथ केरला में भी गया, जम्मू कश्मीर में भी गया, पूरे स्टेट्स में मैंने देखा, सभी फार्मर्स के साथ में इंटरेक्शन की। सबसे बड़ी ज़रूरत है फार्मर की अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक हम अंदर से, मैं तो वर्ड कहूँगा स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से जब हम अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, अपना और अपने किसान भाइयों को सेंसिटाइज नहीं कर पाएंगे, उनको ये नहीं बता पाएंगे कि जो हमारी माँ हैं, पहली मृदा, माटी उसको बोलते हैं महाराष्ट्र में, सॉइल हेल्थ को कैसे हमें सिंचो के रखना है, उसके इरोजन को कैसे बचाना है, उसके फर्टिलिटी उसको कैसे बचाना है। जब हमने इंटरेक्ट किया फार्मर्स से, वो ये सब चीज़ें समझते हैं।
कुछ किसान इसको नहीं समझते हैं, तो उनको अपने जो जैसे बताया कविता जी ने कि हमें फार्मर्स की एक मिलिट्री खड़ी करनी पड़ेगी जो मास्टर ट्रेनर्स होंगे, जो प्रोग्रेसिव किसान हैं, जैसे कि अभी हमारे साथ मंच में साझा भी कर रहे हैं, हमारे साथ बैठे भी हैं, ये जिनके सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस हैं। मैं हिमाचल में सेब उगा रहे किसानों से मिला, सेब के ऊपर तो इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ की बहुत ज़्यादा समस्या आती है, बट जब मैंने इंटरेक्शन की, 15 साल से ग्रो कर रहे हैं एप्पल विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स, विदाउट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, विदाउट बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स, और दे आर सक्सेसफुल। और वो कह रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को, जब अब मैंने उनसे पूछा कि नेक्स्ट जनरेशन का क्या हाल है, तो नेक्स्ट जनरेशन रेडी नहीं है इसको टेकअप करने के लिए। नेक्स्ट जनरेशन जीवामृत, बीजामृत, गाय का गोबर, जो हमारी नेक्स्ट माँ है, ऋषि मुनियों ने हमारी एक और माँ बोला है, गाय, काउ डंग, काउ यूरिन, हमारी मृदा, पहली माँ जिसने हमें जन्म दिया है। सेकंड हमारी धरती माँ, हमारी माटी, जिसकी हमने लाइव उनको डेड कर दिया है हमने केमिकल्स डाल के। और इंटीग्रेटेड यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें, हम सिर्फ एग्रो इकोलॉजिकल रीजनरेटिव की बात क्लाइमेट के लिए नहीं, उससे हम स्केल अप नहीं कर पाएंगे। 5, 10, 15, 20% बहुत स्लो है स्केलिंग अप। बट जैसे कविता जी ने कहा कि स्केलिंग अप के लिए भी आगे गवर्नमेंट भी तत्पर है, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग भी होपफुली आ जाएगा, और भी फार्मर्स अनगिनत हैं। 20-25 लाख फार्मर्स इस वक्त नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं नेचुरल तरीके से, और दे आर सक्सेसफुल इन इट। 25 लाख में से अबाउट 10-12 लाख आर गेटिंग हायर यील्ड्स, मतलब हमें यील्ड की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा देखने में आता है। परंतु जैसे सर ने मेरे से प्रश्न पूछा है कि रीजनल डिफरेंसेस हैं, डेफिनेटली कई जगह पर गाय नहीं है, कई जगह पर गाय को अच्छे से रियर अप नहीं कर पाते हैं। गौशालाज हैं, गौशालाज के साथ हम कैसे नेटवर्किंग कर सकते हैं, वहाँ पर ये पोटेंशियल हैं, स्कोप्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और कुछ गैप्स भी हैं। गैप्स ये हैं कि हमारे पास कई जगह नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं, कई जगह हमारे पास मोनोक्रॉपिंग का बहुत ही ज़्यादा, फार्मर को कमर्शियलाइजेशन के ऊपर उनको चेंज करना, उनके माइंडसेट को, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो हमें कुछ ऐसे पॉकेट्स को आइडेंटिफाई करना होगा जहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है, वहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, प्लांटेशन है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, निश क्रॉप्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न है, हिली एरियाज़ हैं। जम्मू कश्मीर इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इन अ बिग वे फॉर नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के लिए। गुजरात में फार्मर्स आर रियली नेक्स्ट स्केल फार्मर्स, मतलब वो ट्रेडिशनल हैं परंतु बहुत बहुत मॉडर्न हैं। ये सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस लेके हमें आगे बढ़ना है। और रही बात आगे पॉलिसी की, तो सरकार तत्पर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन नेचुरल फार्मिंग हो सकता है बहुत जल्द अप्रूव हो के आगे लॉन्च भी हो, परंतु गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। रिसोर्सेज कम हैं, पैसा इतना ज़्यादा नहीं है कि हम हर एक फार्मर को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे कि सब्सिडी उनको हर एक स्तर पर दे पाए। परंतु जैसे कविता जी ने कहा कि यस, हम कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स को देखते हुए कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जहाँ पर हम सब्सिडी इतनी ज़्यादा देते हैं यूरिया, DAP, MOP पर, तो किस तरह से सरकार इसको भी एड्रेस करे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, उनका भी थोड़ा यूज़ बढ़ाया जाए, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो, चाहे नेचुरल फार्मिंग पे ऑन फार्म बायो इनपुट प्रिपरेशन की बात हो, तो उसके ऊपर सरकार आगे सोच रही है इस विषय में। और नेटवर्किंग तो चल ही रही है, कृषि विज्ञान केंद्र, ICAR और सारे इंस्टीट्यूट्स लग के काम कर रहे हैं। परंतु मैं लास्ट में यही कहूँगा, फार्मर में भी अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो जैसे मैंने जल की बात नहीं की कि उनको भी हम माँ कहते हैं, पानी को भी, उसको भी बचाना है, वो भी जल भी हमारी माँ की तरह ही है। तो ये 4-5 जो माताएं हैं, हमने इनको बचा लिया और अपने फार्मर्स को सेंसिटाइज कर दिया, और सेंसिटाइज्ड हैं फार्मर्स, परंतु उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, जिसके लिए आपकी तरह संस्थान जैसे प्रधान है या और भी देयर आर सो मैनी NGOs और सिविल सोसाइटीज़, उन सबको टुगेदर वर्क करना होगा ताकि फार्मर्स की हम हेल्प कर पाएँ इस ट्रांसफॉर्मेशन में। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर हो चाहे नेचुरल फार्मिंग हो, ये मैं लिमिटेड समय में यही कह पाया हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता दीदी, ये जो हम बात कर रहे थे कि हमें हजारों लाखों करोड़ों बबीता दीदियाँ चाहिए, तो आपका एक अपना अनुभव क्या है कि जब आप काम कर रहे हैं तो बाकी किसान आपसे कैसे सीखते हैं, कैसे इसको और बढ़ाया जा सकता है, क्या करना चाहिए ताकि आपकी आवाज़ जो है और दूर तक जा सके और लोग आपके ज्ञान से सीख पाएँ और कर पाएँ? जैसे कि मैं अपने गांव में कर रही थी शुरुआत में, तो किसान पहले नहीं मान रहे थे, लेकिन जब हम अपना ज़मीन को, जैसे दीदी भी और
सर भी बताएं कि ज़मीन ही हमारा माता है, जल भी हमारी माँ है, हम भी है। हमारा शरीर जब ठीक रहेगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। तो किसानों को ये हम समझाएं कि आज जो आप रासायनिक तरीके से जो खेती करके आज उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि हम गांव में ज़्यादातर बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन वो भी स्टार्ट होने लगी। तो कहीं ना कहीं हम अपना ज़मीन को जिस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, अपना शरीर को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो किसानों को लगा नहीं ये बात कहीं ना कहीं सच है। और हम लोग भी, क्योंकि रासायनिक करते करते हम लोग को फसल में भी काफ़ी नुकसान होने लगा। उसके साथ है कि मतलब रासायनिक करने के लिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा की पूंजी की ज़रूरत थी, जबकि हम जो पुनर्जीवी कर रहे हैं उसमें उतना पूंजी की ज़रूरत नहीं था। ये भी हम किसानों को दिखाएं कि आप कम से कम 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक का पूंजी लगाते हैं और आपका उत्पादन क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और आप जो रासायन पुनर्जीवी कीजिएगा तो आपके अगल बगल में, आपके घर में सारा सामान है जो आप अच्छा तरीक़ा से खुद भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपके हमारे गांव में जो बीआरसी है, मेरा खुद का भी बीआरसी है, इससे हम सहयोग कर सकते हैं और खुद बना सकते हैं। तो फिर हम अपना खर्चा को भी बचा सकते हैं। उसके साथ सबसे बड़ा चीज़ है कि हम अपना मिट्टी को नहीं बचाएंगे तो अगला हमारा जो बाल बच्चा होगा उनको हम क्या दे के जाएंगे? बंजर ज़मीन ये तो नहीं ना कर सकते। यदि बेटा बोलेगा माँ तुमने हम मेरे लिए क्या रखा, तो फिर हम बेटा को क्या जवाब देंगे? तब इसे मतलब किसान को बहुत अच्छा लगा कि नहीं ये बात सही है। हम लोग यदि आज नहीं बचाते हैं तो कल हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं रह पाएगा। तो इस तरह से मैं चाहूँगी कि हर गांव में हर कोई इसी तरह का सोचे, क्योंकि ज़मीन भी हमारा जीवन है और इससे हम जुड़े हुए हैं। किसान के लिए ज़मीन ही सब कुछ है, क्योंकि किसान ना नौकरी कर सकता है ना अधिक पढ़ सकता है, क्योंकि वो सीमित है। और हम लोग छोटे किसान ही हैं, बड़े किसान नहीं है। ज़मीन के ऊपर ही हमारा आजीविका चलता है और उसी से हम निर्भर हैं। यदि हमारा ज़मीन खराब हो गया तो फिर हमारी स्थिति बहुत ख़राब होगी। जैसे कि इस नाटक में भी दिखाया गया है, जो मेरे गांव में भी इस तरह का स्थिति होता है कि कभी हम जल के लिए भी गर्मी के सीज़न में बहुत तड़पते हैं, क्योंकि पानी पीने का पानी के लिए हम लोग को भी दिक्कत होता है। और ये यदि जैविक खेती करेंगे तो कम से कम हमको कम पानी यूज करना पड़ेगा और कम पानी में हम अच्छा तरीके से खेती को भी कर सकते हैं और अपना पानी को भी बचा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा सोच है कि हर कोई मेरी जैसी निकले और हर गांव में दीदियों के साथ बैठे। खास करके महिलाएं जो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, बस उनको समझाने का एक ज़रूरत है, क्योंकि महिलाएं आज इस तेज़ी से अपना ग्रुप को चला रही है और अपने आप को पहचान बना रही है। तो वो भी चाहती है कि हम भी बाहर निकले और इस पुनर्जीवी खेती को अपनाएं। तो इस तरह के हर महिला निकल सकती है बाहर, बस हम लोग को जानकारी का ज़रूरत है। हमको ये जानकारी प्रदान संस्था से ही मिला था। हमको बहुत खुशी लग रहा है कि मैं गांव के लिए कुछ कर पा रही हूँ, क्योंकि हम भी कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं भी चाहती थी कि मैं कुछ करूँ, लेकिन हम सोच नहीं पा रहे थे कि हम किस रास्ते में जाए और क्या करें। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि मैं कम ही पढ़ी हूँ, लेकिन कम से कम अभी 200 किसान मेरे गाँव में है, लेकिन 100 किसानों तक मैं पहुँच पाई हूँ और उनको नेचुरल फार्मिंग जो करवा रही हूँ वो भी खुश हैं और अगला पीढ़ी भी खुश रहेगा। और आगे मेरी दीदियाँ भी आगे बढ़ती जा रही, आधे ज़मीन तक पहुंच गई है। और मैं चाहती हूँ कि अगल बगल में जो भी मेरा गांव है वहाँ भी ये पुनर्जीवी कृषि शुरू हो जाए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि पढ़े से कढ़े बेहतर क्योंकि पढ़ाई शायद अनुभव हमारा छीन लेती है कई बार। सुभाष जी, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा। आपने जो लास्ट में एक बात कही कि आपने एक तरह से इस प्रकार की खेती के पीछे थोड़ा उसका आंकलन, उसकी कॉस्ट और बेनिफिट इस तरह से उसको देखने की कोशिश भी करी। मैं इंजीनियर के रूप में सोचता हूँ कि अगर एक रेत की एक बनाना हो, एक रेत का टुकड़ा, तो कितनी इंजीनियरिंग और कितने करोड़ों रुपए लगेंगे, लेकिन प्रकृति में है। लेकिन जो सारे हमारे इस समय यूनिवर्सिटीज़ हैं, केवीकेज़ हैं, क्या आपका उनके साथ कोई तालमेल है जिसमें कि आपके नज़रिए से कैसे खेती को देखा जाए, आंकलित किया जाए और फिर उसको पेश किया जाए इवन इन स्ट्रक्चर्ड और इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में? इस प्रकार का कोई अनुभव है कि वो आपसे सीख रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, इसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, इस ज्ञान को? ऐसा तो नहीं हुआ संयोग, लेकिन कर्नाटक में दावणगेरी में एक कृषि विज्ञान केंद्र है केवीके, वहाँ पे मैंने उनको ये डिज़ाइन बनाने को बोला और उन्होंने वो डिज़ाइन बना के उसके सब फोटो भी भेजे मुझे। तो वहाँ पे एक दावणगेरी में काम हो रहा है, वो यानी सॉइल फर्टिलिटी पे, वाटर कंजर्वेशन पे और इकोलॉजी पे, तीनों पे। इकोलॉजी तो ऑलरेडी थी वहाँ पे, यानी इकोलॉजी यानी पेड़ों से मैं 30% पेड़ों की बात से काउंट कर रहा हूँ। तो
हम चाहते हैं कि ऐसे केवीके है, हर केवीके में ऐसे मॉडल 5-5 एकड़ के हो कि जिसमें वाटर कंजर्वेशन भी हो, पेड़ भी हो और सॉइल फर्टिलिटी के हमारे एक अपने तरीके हैं, वो तरीक़ों से सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाया जाए। तो हम ऐसा करते हैं कि ग्रीन मैन्योर हर 3 साल में एक बार देते हैं। हम गोबर की खाद को बेहतर ढंग से उसको फर्टाइल बनाते और भी अच्छा उसको गुणवत्तापूर्वक बना के वो गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं और साथ में ग्रीन मैन्योर, तो सॉइल हमारी रीच हो जाती है उसमें। इस तरह के प्रयोग हमारे उसमें साथ में चलते रहते हैं पूरे। जी, थैंक यू। स्वामी भाई, आपको आपका सवाल मालूम है, मैंने पहले कहा था, उस पर आप थोड़ा रोशनी दें कि कैसे इस ट्रेडिशनल सीड्स को रिवाइव और प्रमोट करें, क्या करने की ज़रूरत है? जी, इसके लिए तो सबसे पहले हम लोग को जितना भी एरियाज़ में इंडिजिनस सीड्स है, जैसे कि जो आदिवासी और दूर दराज रिमोट एरियाज़ में, उनकी वो एरियाज़ में जाने पड़ेंगे, वहाँ जाके उनकी मैपिंग करनी पड़ेगी और उसका इनकरेजमेंट करना पड़ेगा कि लोग उसका ऑलरेडी कर ही रहे हैं, लेकिन कई सारे विलुप्त भी हो रहे, तो उनको कैसे हम उसका अमाउंट जो है वॉल्यूम को बढ़ा सके और लोकल कम्युनिटी सीड बैंक्स या इंडिविजुअल सीड बैंक्स प्रमोट कर सके और उसके ज़रिए फिर उसको एरिया में स्प्रेड करें, ना कि वहाँ बाहर का सीड है। जैसे मैं कई जगह अभी कल ही मैं झाबुआ में था, वहाँ मैं देख रहा हूँ हाइब्रिड ज्वार, हाइब्रिड बाजरा वहाँ पे पूरी तरह फैल चुका है, हाइब्रिड राइस भी बहुत जगह पूरी तरह फैल चुका है, जबकि हमारे देश में इतने राइस वेराइटीज़ हैं, मोर देन 1 लाख राइस वेराइटीज़ NBPGR में रखे हुए, एटलीस्ट 10,000 राइस वेराइटीज़ पूरे इंडिया में अभी भी लोग कर रहे हैं इंडिजिनस राइस। उसके बावजूद हाइब्रिड राइस इस तरह से फैल रहा है जिसमें इतनी फर्टिलाइज़र और स्पेशली वीडीसाइड्स का यूज़ हो रहा है। हाइब्रिड ज्वार फैल चुका है, हाइब्रिड बाजरा फैल चुका है और हम लोग इन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि वहाँ का लैंड, वहाँ का जो टेरेन, वहाँ का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है, उसमें ये सब चीज़ें फेवरेबल नहीं है और सबको पता है कि ये सॉइल को एग्जॉस्ट कर रहा है, सॉइल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसके बावजूद उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो हमें इन जो लैंड रेसेस है, वेराइटीज़ हैं, इनको रिकॉग्नाइज करके इनके लिए सीड फार्मर्स डेवलप करने चाहिए और सीड फार्मर्स वो सीड प्रोडक्शन करके उसको और फार्मर्स को प्रोवाइड कर सके। इसके लिए हम लोग जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे कि SRI सिस्टम है, इसमें सिर्फ 2 किलो सीड्स में हम टन्स में पहुंच सकते हैं, तो बहुत जल्दी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बहुत एरियाज़ में पहुंच सकते हैं। तो बहुत सारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो इनपुट पे काम करते हैं, अगर वो सीड प्रोडक्शन में जाएं और उसकी लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में जाएं तो उसको वो यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसके ऊपर ऑलरेडी कई FPOs और ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, वो सीड प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, लेकिन अभी उतने लेवल पे नहीं है, पर इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। धन्यवाद। कविता जी, आपने बोला कि बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों को आके काम करने की ज़रूरत है ये परिप्रेक्ष्य पूरा बदलने के लिए, तो आपकी समझ में और जो आपका अनुभव रहा है, कौन कौन इमीडिएटली, क्रिटिकली, इम्पोर्टेंटली किस स्तर पे उनको लाना ज़रूरी है ताकि इस पूरे प्रक्रिया को एक मदद मिल पाए ऊपर से भी? कोई अनुभव आपके? इसके पहले एक बार वो सीड सिस्टम्स के बारे में एक कॉन्सेप्चुअली ये कहना चाहूँगी कि बहुत बार सिविल सोसाइटी में भी हम संप्रभुता क्या होती है नहीं समझते हैं। वो संप्रभुता सरकार के ऊपर आधारित होने से भी नहीं मिलती है। हम ये ना समझे कि देशी बीज अगर सरकारें सप्लाई करने लगेंगे तो वो अच्छा सिस्टम है। कंपनियां जो अपने मुनाफे के लिए हाइब्रिड, GM, जीनोम एडिटेड जो भी लाना चाहती है, उससे हटके हम इधर चले गए हैं में कोई खुशी की बात नहीं है। आई थिंक द इम्पॉर्टेंस ऑफ self-reliance when it comes to seed systems is very important, and I'll repeat again, seed is not a singular input. Seed brings with it a whole lot of practices. आप गलत seed पकड़े तो उसके साथ साथ बहुत सारे अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आ जाएंगे। संप्रभुता वाली सीड सिस्टम के बारे में हमको बात करनी चाहिए। And FPOs, local networks is obviously an option. For me, that is also part of Samprabhuta.
आपका प्रश्न है आपको कौन कौन से प्लेयर्स दिखते हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स दिखते हैं। आप लोग बुरा मत मानिए, मगर मेरी कल्पना बाज़ार की जो है उसमें बड़े कैपिटल, बड़ा बाकी कॉम्पिटिशन्स को बिल्कुल ही ख़त्म करते हुए, बड़े मछली जो छोटे मछली को खा लेते हैं, अलग अलग अस्त्र यूज़ करते हुए, पेटेंट्स, IPR, मार्केट मैन्यूवर्स, मैं ऐसे लोगों के लिए इसमें जगह नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि उनका जो डायनेमिक्स होते हैं, उनका जो प्रॉफिट वाला बॉटम लाइन जो उनको ड्राइव करता है, वो ऐसे नहीं है कि घोड़े वो चला रहे हैं, घोड़ा उन बड़े कंपनियों को चला रहा है, ये हम समझ लें। सो इन माई माइंड मैप ऐसे बड़े बाज़ार के प्लेयर्स के लिए इसमें जगह नहीं है, खास करके वो बाज़ार के प्लेयर्स जो किसानों से कहते हैं आप रीजनरेटिव एग्रीकल्चर कीजिए। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर शब्द वो लोग भी यूज़ करते हैं और इस तरफ से अपना जहर वाला धंधा तो बंद नहीं करते हैं, इधर वो बेच के यहाँ मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो टू मी दे डोंट कम इन टू द पिक्चर एट ऑल। आई एम बीइंग वेरी ओपन एंड फ्रैंक हियर, मे बी मैनी ऑफ यू विल एग्री विथ मी। मगर मेरे मन में बाज़ार की कल्पना जो है वो है लाखों स्मॉल एंटरप्राइजेस की कल्पना है, लाखों लाखों लोकल लोगों की कल्पना है। तो वो खड़ा करने के लिए हमको जो ये इंटरफेस कम्युनिटी के साथ कर सकते हैं, सबसे पहले सरकार से भी पहले मुझे CSOs ही दिखते हैं, क्योंकि वो संवाद करने का जो थोड़ा बहुत एक वैल्यू सिस्टम के साथ जो संवाद कर सकते हैं, शायद सरकारी डिपार्टमेंट्स में वो संवाद करने का रेडीनेस ही नहीं है, ना वो वैल्यू फ्रेमवर्क्स है, ना करने का विषय उनके पास है। तो आई थिंक CSOs हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, बट CSOs आर बीइंग बीटन बैक इन दिस कंट्री अनफॉर्चुनेटली। तो उनको और काम करना चाहिए। आई सी space for a lot of small enterprises, including new age startups, social enterprises, जो बहुत सारे अर्बनाइट्स हैं जो किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं एंड दे आर नॉट आउट टू मेक मनी फॉर देमसेल्व्स, उन सब के लिए जगह है और सरकार के लोगों के लिए बिल्कुल जगह है। मगर स्थानिक जो ऑर्गेनाइजेशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक पंचायत्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इवन ग्राम सभास, पंचायत बाद की बात है। फिर आई सी अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर बोथ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़, आदिवासी में जाएंगे तो अभी भी सदर्न ओडिशा में कुटुंब देखने को मिलता है, समाज देखने को मिलता है कौंधा कम्युनिटी में, बाकी कम्युनिटीज़ में उनको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। और न्यू एज इंस्टीट्यूशंस, वो SHGs के फेडरेशंस हो सकते हैं, FPOs हो सकते हैं, रिवाइव्ड कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं। आई सी अ स्पेस फॉर ऑल ऑफ देम, बट they have to work together in terms of collaborations and in terms of complementarities. There is absolutely no question that किसान अपने आप में बस ये पैराडाइम नहीं बदल पाएंगे, ना ही सिविल सोसाइटी अपने आप में बदल पाएगी। I see a role for many of these stakeholders. जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे गगनेश जी एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। मेरी कोशिश थी कि हम थोड़ा टाइम बचा के, और मैं भी लास्ट में समिंग अप नहीं करूंगा क्योंकि यू कांट सम अप दिस आइडियाज़ टू, कि आप लोग 2-3 सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकें पैनल से। तो आपसे सवाल करूं या खोल दें? आपके पास कुछ कहने के लिए है? मतलब मुझे ये लग रहा था कि जो बायो रिसोर्सेज सेंटर पे एक पुश है कंट्री लेवल पे, उसका आपका अपना अनुभव क्या है कि उस दिशा से क्या हो रहा है? राइट सर, सी देखिए, किसान, जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मर्स या फार्मर्स ग्रुप, चाहे वो ट्रेडिशनल ट्राइबल एरियाज़ के हों, कहीं के भी किसान हों, किसान की जो दिक्कतें हैं ऑलमोस्ट सेम ही हैं हर जगह पर। उनको सीड, जैसे कि ट्रेडिशनल सीड उपलब्ध नहीं है, या उनको कहाँ से सोर्स करना है। जैसे बनर्जी जी ने बताया अभी कि लोकल सीड बैंक्स ऐसे कुछ बनाए जाएं, ट्रेडिशनल सीड बैंक्स, वहाँ से उनको सोर्स करने का कोई तरीका हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फॉर्म में हो, स्टेट लेवल पर
डिफरेंट मिशंस चलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड ने अपना एक स्टेट सीड का एक अच्छा मिशन चलाया है और उनका अच्छा टारगेट है। तो इसके अलावा जो है नॉट ओनली सीड बट सीड के साथ साथ डिफरेंट जितने भी हमारे इनपुट्स हैं, जैसे कि अगर हम नेचुरल फार्मिंग की बात करें, जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, गाय नहीं है, जैसे मैंने बताया कि कंस्ट्रेंट है, कई जगह पर गाय रखना नहीं चाहते हैं घर में, काउ डंग नहीं है अवेलेबल, काउ यूरिन नहीं है, डिफरेंट कैटल्स हैं उनका भी डंग है, उसको भी कैसे यूज़ करना है। तो ठीक है, एक किसान की बहुत चिंताएं हैं, उस चैलेंज को, उसको जो कंस्ट्रेंट है, जो गैप है, उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर का एक नाम लिया है। चाहे वो हमने हो सकता है फार्मर्स करते आए हों या हमारी किसी सिविल सोसाइटी या ट्रेडिशनल जो फार्मर्स करते आए हों, BRCs, उसको नाम बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर का नाम दे दिया गया है। तो BRC होगा ऐसा जहाँ पर कुछ फार्मर के ही आइडेंटिफाइड कुछ अच्छे जो एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, जो उद्यमी ऐसे किसान हैं जो उसके लिए रेडी हों और उनको 10 डेज़ की ट्रेनिंग दी जाए, कैपेसिटी बिल्ड की जाए कि इसको जो जीवामृत है, बीजामृत है, जैसे जीवामृत है तो 15 डेज़ के अंदर कुछ हॉट एरियाज़ हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव एरियाज़ हैं, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, वहाँ 7 डेज़ के अंदर ही उसको अप्लाई कर देना है। किसान को तो कईयों को ये ज़्यादा पता नहीं है, तो ये बताना पड़ेगा उनको, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस, ऐसा ना हो कि वो जीवामृत पैथोजन अमृत बन जाए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी की एश्योरेंस, उसके लिए एक नेटवर्क जो बनाने की कोशिश है गवर्नमेंट की, वो ऐसी है कि कृषि विज्ञान केंद्र को रोप इन किया जाए। वो काफ़ी अच्छे वहाँ पर वैज्ञानिक होते हैं, उनको एक चैलेंज दिया जाए कि आप हैंड होल्ड करें ब्लॉक स्तर पर या विलेज स्तर पर बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाने वाले ऐसे एंटरप्रेन्योरियल फार्मर के बच्चे या फार्मर जो पढ़े लिखे हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनको ट्रेन किया जाए। चाहे वो NIPHM को आइडेंटिफाई किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट है, हमारा नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग है, हमारे रीजनल सेंटर्स हैं, उनके साइंटिफिक लोग हैं, वो उनको कैसे कल्चर जो उनका एसेस भी कर पाएँ, जो BRC में कल्चर बना है उसकी क्वालिटी अच्छी है। और सीड जो है, जैसे कि बनर्जी सर की तरह जो हमारे यहाँ पर महानुभाव बैठे हैं, इस तरह से आइडेंटिफाइड कुछ फार्मर्स हों, उनसे लोकल लेवल पर ट्रेडिशनल सीड लिया जाए, उसका सीड बैंक बना के सोर्स किया जाए, क्योंकि बेचारा 1 एकड़ वाला किसान, स्मॉल एंड मार्जिनल, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे देश में क्या है जो मैंने देखा, जो फ्रेगमेंटेशन है लैंड होल्डिंग्स की, वो होती जा रही है। तो पहले 10 एकड़ होता था या मान लीजिए 1 हेक्टेयर होता था या 2 हेक्टेयर, धीरे धीरे कम होता गया। अब कम होने से हमारे चैलेंजेस फार्मर्स के बढ़ जाते हैं, फार्मर उसको छोड़ने पे मजबूर हो जाता है, तो ये भी एक इशू है। तो इसलिए हम कहते हैं क्लस्टर मोड पे बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाया जाए, फार्मर यूथ को प्रेरित किया जाए, और उसके लिए भारत सरकार ने अपने मिशन में BRC को सपोर्ट करने के लिए कुछ फंडिंग का प्रावधान रखा है। आई एम नॉट सेइंग कि वो लॉन्च होगा तभी हमें पता चलेगा कि वो क्या क्या है, मैं अभी आज डिक्लेयर नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता, परंतु है। तो BRC को सपोर्ट किया जा सकता है लोकल लेवल पर, और BRC गौशाला भी हो सकती है एक बहुत बड़ी, अगर गौशाला है जहाँ इकट्ठे मिलके काउडंग बहुत से मेट्रिक टन में मिल जाए, और एक एंटरप्रेन्योरशिप करता हुआ जो फार्मर का जो यूथ, जो अनएम्प्लॉयड बच्चा है, वो इसको कर पाए और एक अच्छी मार्केटिंग करके इसको सोर्स कर पाए, तो ये BRC का ऐसी भूमिका रखी गई है। तो ये है सर BRC के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि अभी हमारे पास सवालों जवाबों के लिए उतना समय नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूर समझ आ गया कि अगर आपके पास कोई सवाल है तो किसको अगली ब्रेक में पकड़ना है ना, ये टैगिंग तो हो गई है। मुझे लगता है कि 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। 60 के दशक में हम ऐसी स्थिति में थे कि हमें भीख मांग के बाहर से अनाज लेना पड़ा, शिप टू माउथ हुआ। चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन एक गलत निर्णय था, लेकिन आज की स्थिति ये है कि हमारे पास खाद्यान्नों में ग्रेन्स सड़ रही हैं। वी हैव ओवर प्रोड्यूस सम थिंग्स, अंडर प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ थिंग्स, और अगर ग्रेन सिक्योरिटी भी है तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी और एक्सेस जो है वो सवाल अभी भी हमारे सामने खड़े हैं। ये एक अच्छा समय है एक देश के लिए कि वो थामे, रुके, सांस ले और फिर से देखे कि अब क्या कैसे अलग से करने की ज़रूरत है। इससे बेहतर समय ना था ना होगा कभी, और इस वक्त को अगर हम खो देंगे तो वी वुड हैव लॉस्ट अ हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी। मुझे इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट बात क्या लगती है
इसमें दो तरह के प्रवाह हैं। एक प्रवाह ऐसा है जिसमें ग्रास रूट्स की डाइवर्सिटी और नॉलेज से अलग अलग अप्रोचेस, मॉडल्स निकल के आ रहे हैं और वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। उस प्रक्रिया को हमने कैसे सशक्त करना है, कैसे उसको लोगों को और बढ़ावा देना है अपने उनकी समझ के हिसाब से, नॉट इंसेंटिवाइजिंग ओनली। दूसरा है, चाहे ना चाहे हमारी सरकार भी इसके बारे में सोच रही है, वो भी रास्ते ढूंढ रही हैं, वो भी पैसा और एक इंस्ट्रक्शंस अब दे रही हैं पूरे आईसीआर और दूसरे सिस्टम को कि हमें हेल्प करें कि इस नए तरह के एग्रीकल्चर को कैसे सुनिश्चित करें कि ग्रेन सिक्योरिटी कंट्री की कहीं ताक पे ना रहे। आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर दीज टू फोर्सेस टू कम टुगेदर, फाइंड पॉइंट्स ऑफ कॉमन कंसेंसस, स्टार्ट विद देम, और बिना इस संगम के गंगा नहीं बह सकती है। तो इन शब्दों के साथ सबको मैं यही कहना चाहता हूँ, नहीं, वी देर आस्किंग मी टू क्लोज, वील पिक इट अप लेटर। ओके, श्योर। अक्टूबर 15 आ रही है, महिला किसान दिवस। प्रधान वाले वैसे भी उसको मार्क करते हैं, मगर बाकी जो साथी इधर बैठे हैं याद दिला रही हूँ, अक्टूबर 15 महिला किसान दिवस। ये तो बहुत ज़रूरी पॉइंट था। तो आप सबका धन्यवाद, आप सबकी पेशेंस का धन्यवाद। देन मेरे को टाइम 2 मिनट पे आप लोगों ने आप करिए। हमने इनको 4:25 को बोला था अपने सेशन को क्लोज करने के लिए, आप लोगों ने 4:27 पे जो है अपना सेशन क्लोज किया है, तो आपका बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट आपके सेशन का रहा है। राजीव जी थैंक यू, आप सभी को, आपके सभी साथियों को। आपसे कविता जी, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मंच पर आएँ, और अभिजीत चौधरी जी जो हैं, आप सर सतीश सर ऊपर आइएगा प्लीज़। सुभाष सर आप प्लीज़, आपका स्वागत है, एक सेकंड आइएगा। तो हमारे प्रधान से अभिजीत चौधरी जी हैं। अभिजीत जी एक एक करके प्लीज़ आप। बहुत बहुत धन्यवाद। और शर्मानी जी, आपको 1 मिनट का मैं समय लेकर के फिर आपको आमंत्रित करूंगा। आज सुबह का प्लीज़ आप अपना स्थान लीजिए। जब आपका कविता जी, जब आपका आज का जब सत्र प्रारंभ हुआ था, बोलना चाहती हैं? यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मेरा जोहार। मैं झारखंड से हूँ और मैं बहुत उम्मीद के साथ यहाँ आई हूँ, क्योंकि मैं एक सीमित किसान हूँ, मतलब गरीब किसान, छोटे किसान ही हूँ। और आज जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और उसके लिए जैसे कि संस्था के लोगों ने मेरा बहुत मदद किया। मेरा सपना भी था कि मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन आज जब मैं इस मंच पर आई तो मुझे लगा कि सचमुच सपना को साकार करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और वो संघर्ष मैं करके आज इस मंच पे आ पाई हूँ। आप सभी से निवेदन है कि गांव की ऐसी हर दीदियाँ हैं जो चाहती हैं कुछ ना कुछ करें, वो भी बाहर निकलना चाहती हैं। और आज जो सोच है पुनर्जीवी को लेके, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हर गांव में ऐसी सभी को मदद मिले और पुनर्जीवी खेती को बढ़ावा दे, ताकि हम अपना देश को भी बचा पाएँ, अपना ज़मीन को भी बचा पाएँ और अपनी माँ को बचा पाएँ। इसी
साथ हम आप सभी को धन्यवाद